देखो कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स स्टार्ट किया था हमने, है ना। कहाँ तक पढ़ लिया था कि मेंडल ने क्या क्या वर्क किया था, यहाँ तक हम डिस्कस कर लिए थे। अब आगे हमको पढ़ना है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। कल हमने यहाँ तक लिख लिया था कि मेंडल ने किस क्या क्या कौन कौन से वर्क किया था, किसने कैरेक्टर पर वर्क किया था, वो हमने लिख लिया था। या सुनो बताइए, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना आप, कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर की स्टडी की। आप मुझे ये बताएं कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर की स्टडी की, मेंडल के द्वारा कितने कैरेक्टर की स्टडी की गई है, बताएं आप। मेंडल ने कितने कैरेक्टर पे स्टडी की है, 7 कैरेक्टर ना, कितने, तो आंसर है 7 कैरेक्टर की स्टडी की है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 7 कैरेक्टर हैं मेंडल के द्वारा जो स्टडी किए गए हैं ना, मेंडल के द्वारा जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए गए हैं वो कितने क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंडल के द्वारा जो 7 कैरेक्टर की स्टडी की गई है, दे आर लोकेटेड हाउ मैनी क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई 4, है ना। आप लिख लेना, क्या लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखें आप कि मेंडल के द्वारा, ठीक है, मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए, ठीक है, मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए, आप लिखना मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षण, ठीक है। मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षण, कितने, अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षण, है ना, 7 जोड़ी लक्षण कितने क्रोमोसोम पर, 4 क्रोमोसोम, कितने गुणसूत्रों पर, 4 गुणसूत्र लिखना आप, है ना, 4 गुणसूत्रों पर उपस्थित है ना। कितने गुणसूत्र पर उपस्थित है, 4। इंग्लिश में लिख लेना आप इसको, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज लोकेटेड ऑन कितने, 4 क्रोमोसोम, ठीक है ना। लिख लेना आप कितने क्रोमोसोम पर, 4 क्रोमोसोम पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यस। भरत दांगी करेक्ट आंसर है 1457, बिल्कुल सही है ना। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि भाई इन, है ना, 4 गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं। कितने गुणसूत्रों पर, 4, ये वाले, है ना। मेंडल के अंदर भाई आपको पता है कि जो मटर होता है ना, मटर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आंसर है मटर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, मटर के अंदर 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14, यस और नो। पी प्लांट के अंदर कितने होते हैं, तो आंसर है 14, यस और नो। इन 14 में से पहला नंबर का, 4th नंबर का, 5th नंबर का और 7th नंबर का, इन 4 गुणसूत्र पर ही 7 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, इन 4 पर, 1st 4th 5th और 7th, ठीक है, इन 4 पर ये 7 गुणसूत्र क्या होते हैं, कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो बताओ। क्लियर है यहाँ तक। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज लोकेटेड ऑन द 4 क्रोमोसोम। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल की टेक्निक कौन कौन सी है ना, मेंडल की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी होती है ना, ठीक है। टेक्निक ऑफ मेंडल, ठीक है, मेंडल की जो टेक्निक होती है वो कौन कौन सी है, ठीक है। मेंडल की कौन कौन सी तकनीक मेंडल ने फॉलो की, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो मेंडल के द्वारा कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला होता है भाई विपुंसन। पहली टेक्निक कौन सी होती है, विपुंसन, है ना। विपुंसन का मतलब होता है भाई एमस्कुलेशन। क्या होता है, एमस्कुलेशन। विपुंसन का मतलब होता है एमस्कुलेशन। क्लियर है, मेंडल के द्वारा एक तो ये तकनीक है ना, विपुंसन, एमस्कुलेशन। अब देखो क्या होता है कि मेंडल को कराना था भाई हाइब्रिडाइजेशन। क्या कराना है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, जो पी प्लांट होता है, आपको पता है कि भाई जो पी प्लांट था, ठीक है, पी प्लांट का जो फ्लोवर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, यस और नो। पी प्लांट का जो फ्लोवर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब भाई क्या होता है, द्विलिंगी होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब है द्विलिंगी होता है। पी प्लांट जो है, ठीक है, उसका जो फ्लोवर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। अब क्या करना है उसको, हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगी, बाइसेक्सुअल फ्लोवर से उसको जिस पेरेंट को वो फीमेल की तरह यूज करना चाहता है, जिस पेरेंट को वो फीमेल की तरह यूज करना चाहता है,
उस पेरेंट में से आपको फीमेल जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटाना पड़ेगी, यस और नो। जब को हाइब्रिडाइजेशन करना है तो एक पेरेंट को हम फीमेल की तरह यूज करेंगे और एक पेरेंट को हम मेल की तरह। मेल जो होगा वो हम किसी डिजायर प्लांट से पॉलिनेशन कराएंगे। लेकिन अब फीमेल के अंदर जो फीमेल फ्लावर है, जो प्लांट है, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। यहाँ पर बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, यस और नो। इसके अंदर ठीक है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, हाँ या ना, यस और नो। मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मेल कौन सा? स्टेमन, भाई स्टेमन भी प्रेजेंट होते हैं। और आंसर है फीमेल कौन सा? पिस्टिल, ठीक है, दोनों भाग प्रेजेंट है। अब अगर हमको क्रॉस कराना है, ठीक है, क्या कराना है? क्रॉस, तो फीमेल इनटू मेल के बीच क्रॉस, तो हमको इसे है ना मेल पार्ट को काट के हटाना पड़ेगी। जिस पेरेंट को हमको फीमेल की तरह यूज करना होती है उसमें से फीमेल पेरेंट को काट के हटाना है, सॉरी किसको? मेल पार्ट को हटाना है। उसी को बोलते हैं एमस्कुलेशन। क्या कहते हैं? एमस्कुलेशन, है ना। तो एमस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर से नर भाग को हटाना, ठीक है, क्या कहलाता है? एमस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमस्कुलेशन है। द्विलिंगी पुष्प से, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प से नर भाग को हटाना, है ना, नर भाग को हटाना क्या कहलाता है भाई? नर भाग को हटाना, तो आंसर एमस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमस्कुलेशन। क्या बात समझ में आ गई? एमस्कुलेशन कहलाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो। जो फीमेल पार्ट है, मतलब जो इस प्लांट को फीमेल की तरह यूज करना है, ठीक है, उसमें से क्या करना पड़ेगा? हमको नर भाग को काट कर हटाना पड़ेगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एमस्कुलेशन कहते हैं। क्लियर है? विपुंसन या एमस्कुलेशन कहते हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस और नो। बताएं आप कि एमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें से नर भाग को हटाना क्या कहलाता है? एमस्कुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मक्का के अंदर हम डीटेसलिंग कहते हैं कि नहीं, इसी प्रोसेस को मेज के अंदर क्या कहते हैं? हम डीटेसलिंग। मक्का के अंदर इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? डीटेसलिंग। वहां पर टेसल क्या होता है? नर पुष्प होता है। तो मेज प्लांट के अंदर भाई है ना टेसल को रिमूव करना, तो क्या कहते हैं? उसको हम डीटेसलिंग कहते हैं। अब हमने देखो क्या किया कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है, इधर देखो ऐसा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से हमने क्या कर दिया? मेल पार्ट को काट के हटा दिया, है ना। यहाँ से ये जो मेल पार्ट था ना, ठीक है, ये जो मेल पार्ट था इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये जो मेल पार्ट था भाई यहाँ से इसको हमने काट कर हटा दिया है, ठीक है। इस एंथर को हमने काट कर रिमूव कर दिया। अब क्या करना है? अब देखो ये जो फीमेल फ्लावर है अब ये ओपन है, ठीक है, और हमको कराना है हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण कराने के लिए इस जो फीमेल पार्ट जो है, ठीक है, इसको ढक के रखना पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनडिजायरेबल पॉलिनेशन ना हो जाए। हम चाहते हैं कि भाई जिस प्लांट से हमको क्रॉस कराना है उसी के पोलन यहाँ पर लेके आए, ठीक है। अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया, एमस्कुलेशन के बाद इसको हमने ओपन छोड़ दिया, तो भाई हवा चल सकती है, कुछ भी हो सकता है कि ये अनडिजायरेबल पॉलिनेशन हो सकता है। जिस पोलन ग्रैंड से हम पॉलिनेशन नहीं कराना चाहते, ठीक है, उसके पोलन ग्रैंड यहाँ पर आ सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं, यस और नो। तो इसको हमको है ना इसको ढककर रखना पड़ेगी, ठीक है, इसको कवर करके रखना है। तो अगली टेक्निक का नाम है बैगिंग। दूसरी टेक्निक होती है भाई बैगिंग, है ना। बात समझ में आ रही है? बैगिंग मतलब थैलीकरण, मतलब बांध के रखना। बैगिंग का मतलब होता है थैलीकरण, ठीक है, बांध के रखना। बैगिंग का मतलब क्या होता है? तो आंसर है थैलीकरण या बांध के रखना। क्लियर है? थैलीकरण या बैगिंग का मतलब आगे बांध के रखना, ठीक है। तो इसको क्या करना है? जो एमस्कुलेटेड फ्लावर है उसको अनडिजायरेबल पॉलिनेशन से बचाने के लिए उसको थैली से कवर कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? एमस्कुलेटेड फ्लावर को, ठीक है, एमस्कुलेटेड फ्लावर जिसमें हमने अभी एमस्कुलेशन कर दिया है ना, एमस्कुलेटेड फ्लावर को अनडिजायरेबल या अवांछनीय पर परागण से बचाने के लिए ठीक है पुष्प को ढक देना, ठीक है, ढक देना क्या कहलाता है? तो आंसर है बैगिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई आप सभी को कि ये वाली जो प्रोसेस है क्यों की जाती है? तो आंसर है अनडिजायरेबल पॉलिनेशन को रोकने के लिए, है ना। तो कवरिंग ऑफ एमस्कुलेटेड फ्लावर, कवरिंग ऑफ एमस्कुलेटेड फ्लावर, है ना, कवरिंग ऑफ एमस्कुलेटेड फ्लावर
कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड बैगिंग। क्या कहते हैं भाई? बैगिंग। क्यों करते हैं बैगिंग? तो आंसर है बैगिंग क्यों करते हैं? प्रिवेंट अनडिजायरेबल पॉलिनेशन, प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अरे बात समझ में आ गई आप सभी को कि क्यों करते हैं हम? ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि भाई बैग थैलीकरण क्यों करते हैं हम? ठीक है, बैगिंग की प्रोसेस क्यों की जाती है? तो आंसर है इमैस्कुलेटेड फ्लावर को अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन से रोकने के लिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आपसे पूछा जाए कि इमैस्कुलेशन क्यों करते हैं, तो आंसर है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। कभी आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई इमैस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड, तो आपको क्या बताना, इमैस्कुलेशन क्यों करते हैं? तो आंसर है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, है ना। किसको रोकने के लिए करते हैं? स्वयं परागण को रोकने के लिए, है ना। बात समझ में आ गई भाई? क्यों करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। हमको कराना है क्रॉस, ठीक है, हमको क्या कराना है? क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हमने मेल पार्ट को नहीं हटाया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है? तो आंसर है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाई इमैस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या होता है? तो आंसर है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। क्लियर है सभी को यहां तक? बताओ यस और नो। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो मेंडल की दो टेक्निक है, एक इमैस्कुलेशन होती है, एक बैगिंग। एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पर मटर के अंदर जो रिंकल्ड सीड बनते हैं, झुर्रीदार बीज जो बनते हैं, उसका कारण क्या होता है? मटर के अंदर जो झुर्रीदार बीज बनते हैं उसका कारण क्या होता है? तो लेकिन आप, है ना, आपने देखा होगा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, या सुनो, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं तो अपने को झुर्रीदार बीज ही मिले हैं कि नहीं? या सुनो, या सुनो, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें झुर्रीदार और गोल बीज मिले थे कि नहीं? ठीक है, तो इधर देखो, जो राउंड सीड होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आंसर है ऐसे झुर्रीदार बीजों में। राउंड सीड जो है, ठीक है, राउंड सीड, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आंसर है रिंकल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है भाई स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति, है ना, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, ये गोल बीज जो होते हैं ये झुर्रीदार बीज में क्यों बदल जाते हैं? उसका कारण क्या होता है? इस एंजाइम की अनुपस्थिति। किसकी एंजाइम की? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है, ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग, ठीक है, एंजाइम की अनुपस्थिति। ठीक है, इस एंजाइम की क्या? एब्सेंस। ठीक है, इस एंजाइम की एब्सेंस के कारण क्या होता है? याद रखना, इस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है कि जो राउंड सीड होता है वो रिंकल्ड सीड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, आप क्या याद रखना कि जो राउंड सीड है, ठीक है, ये गोलाकार जो बीज होता है भाई, गोलाकार बीज, है ना, ये एग्जाम में पूछते हैं कि ये गोलाकार बीज ये झुर्रीदार में क्यों बदलता है? तो इसका आंसर होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की, एसबी एंजाइम की एब्सेंस के कारण। ये एंजाइम करता क्या है? देखो, ये एंजाइम जो होता है फ्री शुगर को किस में कन्वर्ट करवाता है? ये जो फ्री शुगर होती है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कराता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये फ्री शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होती है, उसके कारण ये गोल बीज जो होते हैं वो झुर्रीदार में बदल जाते हैं। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें उसको जो राउंड सीड मिले थे, राउंड के बाद रिंकल्ड झुर्रीदार जो बीज मिले थे, उसका कारण क्या होता है? तो झुर्रीदार बीज बनने का, रिंकल्ड सीड फॉर्मेशन का कारण होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े आओ। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लगे आप। देखो, इसके बाद एक पॉइंट और पूछा जाता है, एक प्लियोट्रोपी जीन क्या होती है ना, यहीं से क्वेश्चन और बनता है, प्लियोट्रोपी जीन क्या होती है। ठीक है, देखो प्लियोट्रोपी जीन क्या होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब किसी एक कैरेक्टर, है ना, जीन जनरली क्या होती है? वन जीन वन एंजाइम। आपने ऐसा सुना होगा कि एक जीन एक एंजाइम बनाती है, या एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक जीन एक कैरेक्टर या एक लक्षण को कंट्रोल या नियंत्रित करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगती है। एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को, ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करती है, उस जीन को कहते हैं हम प्लियोट्रोपिक जीन।
ठीक है। तो उस जीन को क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक। प्लियोट्रोपिक लिखना आप, 1 मिनट, है ना, क्या लिखना? प्लियोट्रोपिक जीन, ये लिखना प्लियोट्रोपिक जीन। क्लियर है? प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है। जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित करती है। क्या करती है भाई? नियंत्रित या फिर प्रभावित, है ना, नियंत्रित या प्रभावित करती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्लियोट्रोपिक जीन। क्या कहते हैं उसे? हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। ठीक है, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। बात समझ में आ गई? जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे हम? इसको बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन, है ना। इसको क्या बोलेंगे भाई? प्लियोट्रोपिक जीन। क्या सभी को समझ में आ रही बात? उसी जीन को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर आपके पास महावीर की बुक है उसके अंदर भी ये एमपी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लियोट्रोपिक जीन क्या होती है। जब एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है तो उस जीन को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को? यस और नो बताएं, समझ में आ रहा है? तो उस जीन को क्या कहते हैं भाई? तो उस जीन को कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, उस जीन को क्या कहते हैं? हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब हेडिंग डालना आप, क्या हेडिंग डालना आपको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या हेडिंग डालना आपको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस क्या होता है ना, एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अरे 7 कैरेक्टर 4 पे कैसे? अरे भाई इधर सुन, एक बस है जिसके अंदर 14 सीटें हैं, ध्यान से सुनना। एक बस है जिसके अंदर 14 सीटें हैं, उसमें ठीक है 4 सवारी बैठी हैं। कितनी सवारी टोटल आ रहा है समझ? कितनी? 4। या फिर इधर देख, जैसे मटर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 क्रोमोसोम होते हैं ना। अब मटर के अंदर क्या 7 ही लक्षण होते हैं? नहीं, मटर के अंदर बहुत सारे हजारों लक्षण होते हैं, लेकिन मेंडल ने सिर्फ कैरेक्टर की जो स्टडी की थी वो 7 ही की थी। जब वो स्टडी करने के बाद पता चला, ध्यान से सुनना, कि जिस कैरेक्टर से प्लांट की हाइट है तो क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट था वो, है ना। प्लांट पर हाइट जो है, ठीक है, पुष्प की लंबाई, 3 कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट थे। 3 कैरेक्टर जो थे क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट थे। ठीक है, इसके बाद 2 कैरेक्टर जो थे क्रोमोसोम नंबर 1 पर प्रेजेंट थे। 2 कैरेक्टर जो थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो कितने होगा? 3 और 2 5, 2 7, एक यहाँ पर, सॉरी 5 पर एक था और एक 7 पर था। बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, जब मेंडल ने स्टडी की, मेंडल के द्वारा स्टडी किया गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो एक कैरेक्टर आपको, है ना, 2 कैरेक्टर कहाँ मिले उसको? क्रोमोसोम नंबर 1 पर। ठीक है, 3 कैरेक्टर प्रेजेंट थे क्रोमोसोम नंबर 4 पर, 1 कैरेक्टर प्रेजेंट था क्रोमोसोम नंबर 5 पर और 1 कैरेक्टर प्रेजेंट था क्रोमोसोम नंबर 7 पर। ठीक है, इस तरह लोकेटेड थे। अरे मटर के अंदर हजारों और कैरेक्टर होते हैं, हमने मेंडल ने जो स्टडी की 7 कैरेक्टर, जब उसने देखा कि भाई ये कैरेक्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, तो उसने देखा कि 2 जो कैरेक्टर हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर प्रेजेंट है, 3 कैरेक्टर ऐसे थे जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट थे। ठीक है, 1 कैरेक्टर ऐसा था, तो आंसर है कि क्रोमोसोम नंबर कहाँ पर बैठा था, तो आंसर 5 पर। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक बस के अंदर 14 सीटें हैं, 7 पैसेंजर हैं। ठीक है, 14 सीटें हैं, 7 सवारियां हैं, तो 7 सवारी में देखा कि 2 सवारी 1 नंबर की सीट पर बैठी है, 3 सवारी 4 नंबर की सीट पर बैठी है, 1 सवारी 5 नंबर की सीट पर बैठी है और 1 सवारी 7 नंबर की, तो बैठ सकते हैं ऐसे। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़े भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ध्यान से सुने आप, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम एक लक्षण की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। जब एक जोड़ी लक्षणों की
जब एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति है ना, वंशागति का अध्ययन किया जाता है ना, का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, तो बताओ, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है भाई, जब हम एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो इसका आंसर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। कितने, तो आंसर है वन पेयर का स्टडी करते हैं। कितने, एक जोड़ी का। चलिए, तो इधर देखो मेंडल ने क्या किया कि इधर देखें हम कि वन पेयर कैरेक्टर कौन सा ले लिया कि प्लांट हाइट। ठीक है, पहला कैरेक्टर कौन सा ले लिया उसने, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, प्लांट हाइट क्या ले लिया, तो आंसर है कैरेक्टर। ठीक है भाई, प्लांट हाइट या प्लांट ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई जो थी या लंबाई जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर उदाहरण ऐसे लिखना आप, एग्जाम्पल है ना, कि भाई प्लांट की लंबाई, प्लांट लेंथ जो है एक कैरेक्टर है। ठीक है, प्लांट लेंथ या पादप लंबाई जो है, पादप लंबाई, तो ये जो पादप लंबाई है, ठीक है, उसका एक लक्षण ले लिया प्लांट का। ठीक है, अब पादप लंबाई आपको दो तरह से मिल सकती है, इसके दो फॉर्म हमको मिल सकते हैं। कौन कौन से, तो या तो प्लांट लंबा हो सकता है या प्लांट बोना हो सकता है। या सुनो, या तो प्लांट क्या हो सकता है, लंबा, और या प्लांट क्या हो सकता है भाई, बोना। या सुनो, प्लांट क्या हो सकता है, टोल, तो कैपिटल टी, तो यहाँ पर क्या होता है, डॉर्फ, तो स्मॉल टी। टोल जो होता है वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। क्या होता है, अप्रभावी। ठीक है, रिसेसिव होता है। क्या होता है, रिसेसिव। और ये क्या होता है, डोमिनेंट। ये क्या होता है भाई, डोमिनेंट होता है। ये क्या होता है, तो आंसर है डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसने दो एक कैरेक्टर ले लिया प्लांट हाइट, जिसके दो फॉर्म होते हैं, एक लंबा या बोना। तो इन दोनों के बीच उसको क्रॉस कराना है। तो इधर देखो, तो क्रॉस किसके बीच होगा, पेरेंट्स के बीच। क्रॉस किसके बीच होता है, पेरेंट्स के बीच। ठीक है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये दो पेरेंट ले लिए, मेल फीमेल है ना। ये जो पहला वाला पेरेंट है ये भाई कैसा है, तो आंसर है लंबा, टोल, और ये कैसा है, तो आंसर है डॉर्फ है ना। ये कैसा है, डॉर्फ है। इन दोनों के बीच हो गया क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर बना कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। यहाँ पर क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये F1 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स कैसे नज़र आ रहे हैं भाई, ऑल प्लांट्स जो हैं आपको टोल नज़र आ रहे हैं। सभी प्लांट जो हैं वो आपको कैसे नज़र आ रहा है, टोल। ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर सभी प्लांट आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, टोल। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये भाई कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो यहाँ पर से इधर से क्या आएगा, इधर से कैपिटल टी अकेला आएगा, इधर से स्मॉल टी अकेला आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया F1 जनरेशन। अब हमको निकालना है F2 जनरेशन। क्या निकालना है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम कराते हैं सेल्फिंग। क्या कराते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब इसी का क्रॉस इसी से। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, स्वपरागण। क्या करना है हमको, स्वपरागण कराना है। क्या कराना है, स्वपरागण। मतलब F1 का क्रॉस F1 से ही कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराना है। बात समझ में आ गई, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आपस में कराना है। तो इधर देखो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इधर देखें आप, एक तो हमको मिलेगा कैपिटल टी, ये वाला, इसका इससे होगा कैपिटल टी, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ स्मॉल टी। तो हमको ये चार मिलेंगे। या सुनो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इधर देखें चेकर बोर्ड मेथड से। यहाँ पर देखें आप, चेकर बोर्ड मेथड है ना, जो डिब्बा तरीका होता है, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और दूसरी तरफ ये। ठीक है, इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या आप समझ में आ गया, ये चेकर बोर्ड बनाया, इससे समझ में आ गया, हाँ या ना। ये जो चेकर बोर्ड अपन ने डब्बा बनाया, इससे समझ में आया आपको। ये सुनो कि एक तरफ अपन क्या लिख लेते हैं, एक तरफ इधर वाले पेरेंट लिख लिए, एक उस तरफ उधर वाले पेरेंट लिख लिए। एक तरफ हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख ली ये वाले, उस तरफ लिख ली कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा होगा कई बार।
ये वाला जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उसको हमने एक तरफ लिख लिया, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी उसको एक तरफ लिख लिया, बस। फिर क्या है, इन दोनों के बीच कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। आपको समझ में आ रहा होगा? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये कि डब्बे में कैसे लिख दिया ऐसे? सबको समझ आ गया? ठीक है, चलिए, है ना। अब इधर देखें, अब आपको भाई कितने प्लांट लंबे दिखाई दे रहे हैं? इस डब्बे के अंदर कितने प्लांट लंबे हैं? तो सर पहला नंबर का लंबा है, ठीक है, पहला नंबर का टोल है, सेकंड नंबर का भी टोल है, यस और नो, और तीसरे नंबर का भी टोल है, लंबा लंबा, है ना। और आखिरी वाला कौन सा है? बोना, यस और नो। ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमको? अरे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पहले नंबर का प्लांट लंबा है, टोल है, सेकंड नंबर का भी टोल है, थर्ड नंबर का भी टोल है, और फोर्थ नंबर का बोना है, ठीक है। टोल टोल आ रहा है समझ में? इंग्लिश में लिख लेना, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर लिखना, ये कैसा दिख रहा है? टोल, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है? टोल। ये भी आपको, इसके बाद ये कैसा दिख रहा है? टोल, यस और नो। और ये कैसा दिख रहा है? ड्वार्फ। तो आपको कितने पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं? बताओ, कितने पौधे लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने प्लांट्स आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, कितने पौधे? 3, ठीक है। और एक कितना? तो आंसर है बोना दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर फिनोटाइप रेशो कितना आएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो जो होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो। तो आपसे पूछा जाए कि फिनोटाइप रेशो F2 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है भाई? ये जो जनरेशन है वो कौन सी है? F2, याद रखना। ये जो कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन है, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज पर लिखना, ये कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में, ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर याद रखना कौन से क्रॉस में? मोनोहाइब्रिड में। फिनोटाइप रेशो, ठीक है भाई। फिनोटाइप रेशो जो होता है, लक्षण प्रारूप अनुपात जो होता है, वो आता है 3:1। कितना आता है? 3:1 आता है। लक्षण प्रारूप अनुपात जो होता है वो कितना आता है? 3:1 आता है। क्लियर है भाई? फिनोटाइप रेशो कितना आता है? तो आंसर है 3:1 आता है। इसके बाद जीनोटाइप रेशो जो होता है, ठीक है, जीनोटाइप रेशो वो कितना आता है? तो आंसर देखो कितना आता है? 1:1। अरे आता है जीनोटाइप रेशो 1:1। कैसे आएगा? इधर देखें, 1, 2 और 1। आपको कैपिटल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, और स्मॉल टी। बात समझ में आ गई? ऐसे डब्बे के अंदर आप देख सकते हैं कि कैपिटल टी कितनी बार है। ऐसे डब्बे के अंदर आप देखें कैपिटल टी कितनी बार है। तो कैपिटल टी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बार है। एक तो ये हो गया, एक, ये 2, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल 2 बार है, 1, 2 और एक अकेला है। तो भाई जीनोटाइप रेशो कितना होगा? तो आंसर है 1:1। और फिनोटाइप रेशो कितना होगा? 3:1। क्या सभी को समझ में आ गया भाई? क्लियर है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो कितना होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो आपसे पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो कितना होता है F2 जनरेशन में, तो कितना होता है? आप बताएंगे 3:1। या सुन लो, 3 पौधे लंबे होते हैं और एक बोना होता है, हाँ या ना? ठीक है, 3 पौधे क्या होते हैं? टोल होते हैं, और एक पौधा क्या होता है? ड्वार्फ होता है। या सुन लो, फिनोटाइप क्या होता है? जो हमको बाहर से दिखता है। कल अपन ने पढ़ा था फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमको बाहर से दिखता है। तो बाहर से तो हमको 3 पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक पौधा बोना दिखाई दे रहा है। या सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशो कितना आएगा? तो आंसर है 3:1। और इसका जीनोटाइपिक रेशो आता है 1:1। जीनोटाइपिक रेशो कितना आता है? तो आंसर है 1:1। क्लियर है? अरे जीनोटाइप का मतलब मैंने आपको कल बताया, कैपिटल टी कितनी बार है? इस डब्बे के अंदर भाई है ना चंद्रमान, इस डब्बे के अंदर कैपिटल टी कितनी बार है? बता। इस डब्बे के अंदर कैपिटल टी कितनी बार आया है? एक ही बार दिख रहा हो आपको। इस डब्बे के अंदर कैपिटल जीनोटाइप तो यही होता ना। जीनोटाइप मतलब आनुवंशिक संगठन। तो कैपिटल टी कितनी बार है? एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? देखो 2 बार लिखा है। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, और स्मॉल टू कितनी बार है? 1 बार। तो ये अनुपात है। कैपिटल टी कितनी बार है? 1 बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? 2 बार। स्मॉल टी कितनी? 1 बार। यही तो हमने पढ़ा था कल कि भाई जो जीन संगठन होता है, जो आनुवंशिक संगठन होता है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कैपिटल टी एक जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। हमको यही तो देखना है कि यहाँ पर कैपिटल टी कितनी बार है। तो इस पूरे 4 में से 1 बार है।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितनी बार है? ये 2 बार है ये वाला, ठीक है, और एक अकेला है स्मॉल। बात समझ में आ गई हो? बताओ। चलिए, तो आंसर हो गया 1 to 1। सभी को समझ आ गया? यस और नो? तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशो हो गया 3:1, जीनोटाइपिक रेशो हो गया 1 to 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े आप। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हेडिंग डालना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष या कंक्लूजन। आपको अगली हेडिंग डालनी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन। क्या हेडिंग डालनी है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या डालना है? निष्कर्ष, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या हेडिंग डालना है आपको? इंग्लिश में लिखना है कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इंग्लिश में लिखना है कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या निष्कर्ष, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या निष्कर्ष होते हैं? क्लियर है? तो चलो पढ़ते हैं अपन। पहला होता है निष्कर्ष, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला इसका निष्कर्ष है प्रभाविता का नियम। क्या है भाई? प्रभाविता का नियम, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। आपको समझ आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो पहले नंबर का भाई है तो आंसर है लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो पहला क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। देखो इधर ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है F1 जनरेशन पर आधारित होता है। कौन सी जनरेशन पर? F1। आपको यहाँ पर F1 जनरेशन कैसी दिखाई दे रही है? लंबी या बोनी? F1 जनरेशन आपको कैसी दिखाई दे रही है बताएं? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि F1 जनरेशन जो है किस टाइप की नजर आ रही है आपको, लंबी या बोनी, टोल या ड्वार्फ? ठीक है, टोल है, यस। लेकिन यहाँ पर दोनों फैक्टर प्रेजेंट है, यस और नो? आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल टी भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, दोनों फैक्टर प्रेजेंट है। लेकिन दोनों फैक्टर प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये प्लांट कैसा दिख रहा है? टोल। मतलब यहाँ पर एक कैपिटल टी का ही इफेक्ट दिख रहा है हमको। अरे हाँ है ना, दोनों फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन हमको जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है? प्रभावी कारक का। अरे यार सुनो, हमको जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है? प्रभावी कारक का, ठीक है। तभी तो ये प्लांट लंबा दिखाई दे रहा है। अगर ये स्मॉल फैक्टर द रिसेसिव वाले का अगर इफेक्ट हमको नजर आता तो यहाँ पर और कुछ होता। क्लियर है? तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई प्लांट लंबा है, लेकिन फिर है ना F1 जनरेशन के अंदर दोनों फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना आप, है ना, ये नियम क्या होता है? प्रभाविता का नियम क्या होता है? ये F1 जनरेशन पर आधारित होता है कि जब F1 पीढ़ी में, ठीक है, जोड़ी के दोनों कारक उपस्थित होते हैं, ठीक है, दोनों फैक्टर, एक प्रभावी भी होता है और एक अप्रभावी, है ना, दो भिन्न कारक दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में जोड़ी के दोनों कारक उपस्थित होते हैं। उनमें से केवल एक ही कारक जो है, उनमें से केवल एक ही कारक अपने आप को प्रदर्शित करता है। जो अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे हम प्रभावी कारक कहते हैं, और दूसरा कारक जो प्रभावी कारक की उपस्थिति में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब कैपिटल टी जो है उसके उपस्थिति के कारण स्मॉल टी अपना काम नहीं कर पा रहा। कैपिटल टी की उपस्थिति के कारण स्मॉल टी जो है, स्मॉल टी मतलब अप्रभावी, वो अपना काम नहीं कर पाता है, इसलिए उसको हम रिसेसिव फैक्टर कहते हैं, कैपिटल टी को प्रभावी फैक्टर कहते हैं। तो इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस आंसर इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं, ठीक है। लेगा इसके बारे में, ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो चलो यहां पर लिखते हैं अपन, है ना, अगले पेज पर, अगले पेज पर लिखते हैं इसके बारे में। यह नियम, ठीक है, यह नियम किस पर आधारित है? यह नियम F1 जनरेशन किस पर आधारित है भाई? F1 जनरेशन, है ना, पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो आंसर है इट इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन, आधारित है, ठीक है। इंग्लिश वाले साथ साथ में लिखते चलना, इट इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन। ये किस पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन पर आधारित है। जब, आगे लिखना, जब किसी, ठीक है, एकल, एकल मतलब होता है इंडिविजुअल, जब किसी एकल में, ठीक है, जोड़ी के दो भिन्न कारक, जोड़ी के दो भिन्न कारक उपस्थित होते हैं तो केवल जोड़ी का केवल एक ही कारक, तो केवल जोड़ी का केवल एक ही कारक अपना प्रभाव, ठीक है, अपना प्रभाव प्रकट करता है, ठीक है, प्रकट करता है,
उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रभावी कारक, उसे प्रभावी कारक, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी कारक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे हम, प्रभावी कारक कहते हैं। तथा दूसरा कारक जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता, अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है ना, प्रकट नहीं करता है, ठीक है, प्रकट नहीं करता है। तथा दूसरा कारक जो, ऐसे लिखना, दूसरा कारक जो प्रभावी कारक की उपस्थिति में, ऐसे लिखना, प्रभावी कारक की उपस्थिति में अपना, ठीक है, प्रभाव प्रकट नहीं करता है, अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है, तो उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अप्रभावी कारक कहते हैं ना, अप्रभावी कारक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो सुने आप ध्यान से, आप है ना, इंग्लिश वाले लगे आप, है ना, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश वाले लगे। इट इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन, इंग्लिश वाले लिखें, इट इज बेस्ड ऑन F1 जनरेशन when two factor present in individual, when two different factor present in individual, when two different factor present in individual, ठीक है, when two different factor present in individual, only one factor is able to express itself, only one factor is able to express itself, it is called dominance factor. When only one factor is able to express itself, it is called dominant factor, and other factor is unable to express in the presence of dominant factor, and other factor is unable to express itself, and other factor is unable to express itself in the presence of dominance factor, it is called recessive factor, it is called recessive factor, and this is called law of dominance. ठीक है, अब बाकी नोट से देख के लिख लेना है ना, पढ़ें आगे। ठीक है, पढ़ें आगे भाई, सबको समझ आ गया या सुनो, तो हम इसे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। देखो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम डोमिनेंट फैक्टर। तो ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट फैक्टर, ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है। ये क्या है भाई, रिसेसिव फैक्टर, है ना। यही तो हम बात कर रहे हैं कि F1 जनरेशन में एक ही फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसको हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। जो अपने आप को, है ना, इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। तो इस नियम को क्या कहते हैं, तो आंसर इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई, अरे हाँ या ना, सभी को क्लियर है, अरे सभी को क्लियर है भाई। चलिए, किसी का डाउट तो नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा निष्कर्ष, है ना, मेंडल के भाई, है ना, दूसरा नंबर का कंक्लूजन जो है, अगला जो कंक्लूजन है वो कौन सा है, ठीक है, सेकंड नंबर का जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, है ना, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स अगला नंबर का नियम है अपना, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है, पढ़ें भाई। अगला दूसरे नंबर का याद रखना, इसके दो नाम होते हैं, ठीक है, इसके दो नाम होते हैं। क्लियर है आपको, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं इसे हम, पृथक्करण का नियम, या फिर क्या कहते हैं हम, ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स लगा ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम। दो नाम होते हैं इसके, युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना, आप समझना, शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके दो नाम होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पृथक्करण और दूसरा होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम।
अब क्या होता है समझने की, है ना। देखो ये जो नियम होता है ये, ठीक है, ये F2 जनरेशन पर आधारित है। किस पर? इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन। क्या होता है? तो आंसर इधर देखें कि जब गैमेटोजेनेसिस होता है, क्या होता है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस या फिर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, है ना, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, तब क्या होता है? ध्यान से सुनना कि भाई एक फैक्टर है, एक गैमेट के पास चला जाता है, दूसरा फैक्टर है जो दूसरे गैमेट के पास चला जाता है। या सुनो, जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है तब क्या होता है कि एक फैक्टर जो होता है एक गैमेट में चला जाता है, दूसरा फैक्टर वो दूसरे गैमेट में चला जाता है। मतलब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के समय जोड़ी के दोनों जो फैक्टर होते हैं यादृच्छिक रूप से रैंडमली सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? यादृच्छिक रूप से या रैंडमली सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जोड़ी के दोनों कारक यादृच्छिक रूप से अलग अलग हो जाते हैं और दोनों युग्मक जो है अलग, दोनों फैक्टर अलग अलग गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं। या सुनो, ठीक है ना, क्लियर यहां तक सभी को? ये सुनो, क्लियर है यहां तक सभी को? बताओ। चलिए ठीक है, इधर देखें आप, एक बार और मैं समझाता हूं। एक बार इधर देखें कि जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो जोड़ी के दोनों कारक जो होते हैं, ठीक है, जो फैक्टर जो होते हैं वो क्या होता है? रैंडमली सेपरेटेड हो जाते हैं। रैंडमली क्या हो जाते हैं? सेपरेटेड, ठीक है। एक फैक्टर एक गैमेट में चला जाता है और दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में चला जाता है। तो इस प्रकार युग्मक जो होते हैं, युग्मक को केवल एक ही फैक्टर मिलता है, दो में से इस गैमेट को, इस युग्मक को केवल एक ही फैक्टर मिला है और इस वाले गैमेट्स को केवल एक ही फैक्टर मिला है। तो ये हमेशा ये वाला जो गैमेट होगा, ये वाला जो गैमेट होगा, ये हमेशा क्या होगा? तो आंसर है ड्वार्फ होगा। यस और नो? ये वाला जो गैमेट होगा वो क्या होगा? ड्वार्फ होगा। और ये गैमेट कैसा होगा भाई? टॉल होगा। यस और नो? ये वाला गैमेट कैसा होगा? लंबा। तो ये गैमेट हमेशा ये लंबा होगा, ये ड्वार्फ होगा। तो गैमेट्स हमेशा किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। ये हमेशा शुद्ध लंबा होगा। यस और नो? ये हमेशा शुद्ध लंबा होगा, ये हमेशा प्योर क्या होगा? ड्वार्फ। ये प्योर ड्वार्फ होगा, ये प्योर टॉल होगा। शुद्ध लंबा होगा और शुद्ध बोना होगा। तो युग्मक हमेशा किसी भी लक्षण के लिए क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। इसलिए इसका नाम क्या होता है? युग्मकों की शुद्धता का ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार और ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है तो जोड़ी के दोनों कारक यादृच्छिक रूप से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार युग्मक को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, ठीक है। तो युग्मक किसी भी लक्षण के लिए हमेशा क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या होता है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस both factor are randomly separated, both factor are randomly separated and goes to different gametes. Gametes receive only one factor of a pair, so gametes is pure for particular character. It is called law of segregation, law of purity of gametes. क्या लगाने की आवश्यकता है? बाकी नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, डेफिनेशन लगाने की आवश्यकता है, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा लगाने में, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में लिखने में थोड़ा समय चला जाएगा। मैं आपको समझा दिया, ऐसा होता है ना। बाकी आप देख के लिख सकते हैं, नोट से थोड़ा जगह छोड़ देना, 2 लाइन, ठीक है, नोट से देख के लिख लेना वहाँ पे। अगर आप चाहो तो मैं लिखा देता हूँ बोल के, है ना, ठीक। नहीं फिर समझ आएगा ना, मैं लिखूंगा पहले फिर तुम लोग है ना लिखोगे तो उसमें समय अपना व्यर्थ होगा, ठीक है ना। आप उससे देख के आपको समझ में आ गया ना पृथक्करण का नियम, समझ में तो आ गया आप सभी को होता क्या है। बस डेफिनेशन लिखना है। देखो क्या लिखना है, पृथक्करण का नियम क्या होता है कि भाई, ठीक है, जब क्या होता है गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, युग्मक जनन की प्रक्रिया जब होती है तो क्या होता है, जोड़ी के दोनों फैक्टर, पेयर फैक्टर जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। जोड़ी के दोनों कारक क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। यस, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए कि नहीं। तो भाई एक गैमेट को केवल एक ही फैक्टर मिला है, दूसरे गैमेट को केवल एक ही फैक्टर मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं? तो आंसर पृथक्करण। अरे हो क्या रहा है यहाँ पर? देखो सेपरेशन, ये फैक्टर अलग हो गया, ये वाला फैक्टर अलग हो गया, तो यही तो हो रहा है पृथक्करण। क्लियर है ना? अरे लिख लोगे कि नहीं? नोट से देख के लिख लेना, ठीक है, नहीं बोलो तो मैं लिखा देता हूँ, है ना। लिखाने में थोड़ा समय लगता है और अपने पास समय है नहीं, अभी 2 महीने है, ठीक है। आप लिख लेना नोट से देख के, ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल, है ना।
चलो आगे पढ़ते हैं ना। अब ध्यान से सुनना, अब जो मोस्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। आपसे पूछेंगे कि जो फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है आखिर कब होता है। जो अपन ने पढ़ा है ना कि भाई फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ये और लिख लेना कि भाई ये जो लॉ है ना F2 जनरेशन पर बेस्ड है। किस जनरेशन पर? F2 जनरेशन पर, है ना, बेस्ड ऑन F2 जनरेशन, बेस्ड ऑन F2 जनरेशन। भाई किस पर आधारित है ये? तो आंसर है F2 जनरेशन पर। ये याद रखना, ये पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सा नियम किस जनरेशन पर आधारित है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन पर आधारित है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F2 जनरेशन पर आधारित है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना। इधर सुनो, अगला पॉइंट सुने आप कि आपसे पूछेंगे कि जो सेग्रीगेशन हो रहा है अलग अलग गैमेट्स, ये कब होता है। तो आपको याद रखना है कि भाई फैक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, ठीक है। फैक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है वो कब होता है? फैक्टर का सेग्रीगेशन, तो इसका आंसर है एनाफेज फर्स्ट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपसे पूछेंगे, ठीक है। कारकों का पृथक्करण कब होता है? कारकों का पृथक्करण कब होता है? तो आप क्या लिखोगे कि भाई कारकों का पृथक्करण, ठीक है, कारकों का पृथक्करण क्या कब होता है? तो आंसर है कारकों का पृथक्करण होता है एनाफेज फर्स्ट के अंदर। किसमें होता है? याद रखना आप, अर्धसूत्र की एना विभाजन एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? कारकों का पृथक्करण होता है, ठीक है, ठीक है ना। कारकों का पृथक्करण कब होता है? तो आंसर है कारकों का पृथक्करण होता है एनाफेज फर्स्ट के अंदर। क्लियर है सभी को कि भाई कारकों, आपसे एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर ऐसा कब होता है। तो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में ही क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है फैक्टर का। फैक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है? तो आंसर है फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के अंदर। क्लियर हो गया सभी को? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान से सुनना, प्लांट में ये युग्मक बनते समय होता है या प्लांट में ये बीजाणु बनते समय होता है? तो ध्यान से सुनना, प्लांट में युग्मक जो कारकों का पृथक्करण होता है वो होता है स्पोर बनते समय। कब होता है? स्पोर बनते समय। क्या याद रखना है कि प्लांट के अंदर कारकों का पृथक्करण जो होता है वो कब होता है? युग्मक निर्माण के समय नहीं होता, बीजाणु निर्माण, स्पोर के निर्माण के समय। प्लांट के अंदर क्या याद रखना आपको? प्लांट में, है ना, प्लांट्स में कारकों का जो पृथक्करण होता है, कारकों का पृथक्करण, ठीक है, कारकों का पृथक्करण कब होता है? तो आंसर है बीजाणु निर्माण। कब होता है भाई? बीजाणु निर्माण के समय। कब होता है? बीजाणु निर्माण के समय। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? इंग्लिश में लिखेंगे इन प्लांट्स, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, है ना, सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स कब होता है? सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, तो इसका आंसर है, तो आंसर स्पोर, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। कब होता है भाई? तो आंसर है ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। यस और नो? ठीक है, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हो गया सभी को? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर प्लांट के अंदर बनते हैं। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आपने नाम सुना है? यस और नो? कभी प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनते हैं कि नहीं? बताओ। प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है और मेगास्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर जो होता है मेल होता है और मेगास्पोर फीमेल होता है। तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर का जो निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ठीक है, तो उनका जो निर्माण होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, प्लांट में स्पोर का फॉर्मेशन होता है किससे? मियोसिस से। प्लांट में गैमेट बनते हैं माइटोसिस से। मैं आगे पढ़ के चल को आपको पढ़ाऊंगा। प्लांट में जो गैमेट बनता है वो अर्धसूत्री विभाजन से या मियोसिस से नहीं बनते। प्लांट में जो गैमेट बनता है वो बनता है माइटोसिस से। किससे बनता है? माइटोसिस से। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि भाई ये हमेशा एनाफेज फर्स्ट में होगा, मियोसिस में। तो प्लांट में मियोसिस कहाँ होती है? तो प्लांट में मियोसिस होती है बीजाणु निर्माण के समय। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनता है तब। प्लांट में कब होता है? तो आंसर है माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनते समय, है ना। क्लियर हो गया सभी को? माइक्रोस्पोर जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, है ना, ये भाई पोलन ग्रेन ही है। इससे आगे चल के क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। और एक मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर, ठीक है, जिससे आगे चल के फीमेल क्या बनेगा? जिससे आगे चल के फीमेल गैमेटो क्या बनता है? तो आंसर है, ठीक है, ओवरी वगैरह जो फीमेल पार्ट बनता है वो सब किससे बनता है? मेगास्पोर से बनता है। ठीक, क्लियर हो गया सभी को?
लेकिन एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल में ये जो फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है ये होता है युग्मक बनते समय, गैमेट के समय, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और, तो आंसर ओवम। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर है ना, एनिमल में याद रखना जो सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, एनिमल में सेग्रीगेशन होता है ना, कारकों का पृथक्करण जो होता है वो कब होता है, तो आंसर युग्मक निर्माण के समय। बात समझ में आ गई भाई, युग्मक निर्माण के समय। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय। क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आंसर एनिमल सेल के अंदर कब होगा, तो आंसर है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। क्या सभी को क्लियर है? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, क्या सभी को क्लियर है? प्लांट के अंदर भाई कारकों का पृथक्करण कब होता है, तो आंसर है स्पोर निर्माण के समय, और एनिमल में कब होता है, तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? बताएं, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? प्लांट के अंदर कब होता है, तो आंसर स्पोर फॉर्मेशन के समय, और है ना, और एनिमल में कब होता है, तो एनिमल में होता है भाई ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? बताओ यस और नो? क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना, आगे बढ़े भाई, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब आप इधर समझिए, अब अपने को पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है अपने को? अब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, ठीक है, अब अपने को पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष हो गए। तो इसमें निष्कर्ष के अंदर अपन ने क्या देखा? निष्कर्ष के अंदर अपन ने देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर लो ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, तो लो ऑफ डोमिनेंस के कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवाद को अपन आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। जैसे कौन कौन से अपवाद होते हैं? एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है, तो आंसर को डोमिनेंस, ठीक है, प्रभाविता नियम के अपवाद होते हैं, एक होता है अपूर्ण प्रभाविता और एक होता है सहप्रभाविता। ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन अभी स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, फिर मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ पढ़ लेंगे सब चीज़ों को। चलो इधर देखो, आप हेडिंग डालना डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या हेडिंग डालना आप? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हेडिंग डालो आप। मोनो हाइब्रिड कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो डाई हाइब्रिड, इन सबके अपवाद जो है वो एक साथ पढ़ेंगे अपन, है ना, एक्सेप्शन जो है सबके एक साथ पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालना भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस जो होता है, तो द्विसंकर क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी? जब हम दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, कितने, तो आंसर है 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। जब दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जब दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, क्लियर है भाई, जब दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड। इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? तो इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड। अब एक डाई हाइब्रिड में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से, ठीक है, दो कौन कौन से हैं। तो एक तो अपन देख लेते हैं भाई, इधर देखो, पहला नंबर का अपन देख लेते हैं कि सीड, बीज का आकार, है ना, पहला अपन देख लेते हैं बीज की आकृति। पहला अपन कैरेक्टर ले लेते हैं, कौन सा? पहला लक्षण ले लिया अपन ने, शेप ऑफ सीड, है ना, शेप ऑफ सीड, ठीक है। तो शेप ऑफ सीड जो होता है, ठीक है, शेप ऑफ सीड जो होता है वो कैसा होता है? शेप ऑफ सीड, ठीक है। तो इधर सुनो भाई, इसके दो प्रभाव, एक होते हैं गोलाकार, एक होता है गोलाकार, होता है कि नहीं बताओ? एक होता है गोलाकार राउंड, यस और नो। इसको हम लिखते हैं कैपिटल आर से, और जो होता है प्रभावी क्या होता है? डोमिनेंट होता है। क्या होता है? तो आंसर है डोमिनेंट होता है। क्या होता है? तो आंसर है डोमिनेंट होता है, क्लियर। और दूसरा होता है अप्रभावी, अरे दूसरा क्या होता है? अप्रभावी होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? झुर्रीदार। दूसरा कौन सा होता है? झुर्रीदार होता है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, और ये होता है अप्रभावी रिसेसिव, ठीक है, एक और अप्रभावी रिसेसिव। ये दो कैरेक्टर हमने ले लिए, है ना, रिसेसिव, ठीक है, रिंकल्ड। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक लक्षण अपन ने कौन सा ले लिया? एक ले लिया हमने बीज की आकृति, गोलाकार और झुर्री, है ना, और दूसरा हमने ले लिया कौन सा? तो आंसर दूसरा अपन ने ले लिया कौन सा? इधर लिखते हैं अभी। देखो, पहला हमने ले लिया शेप ऑफ सीड, गोलाकार और झुर्रीदार, है ना,
और दूसरा कौन सा होता है भाई, डोमिनेंट रिसेसिव जो है वो दूसरा ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर जो अपन लेते हैं वो कौन सा है, इधर देखें आप, दूसरा, ठीक है, बीज पत्र का रंग, किसका, कलर ऑफ कोटिलेडन्स। दूसरा अपन ने ले लिया बीज पत्र का रंग, किसका ले लिया अपन ने, बीज पत्र, ठीक है, कलर ऑफ कोटिलेडन्स है ना। दूसरा हमने ले लिया कलर ऑफ कोटिलेडन्स, आप समझना है ना, ठीक है। आप लिख तो नोट से भी सकते हो बाद में चल के, आप समझते चलना। कलर ऑफ कोटिलेडन, इसके भी दो फॉर्म होंगे, एक होगा भाई येलो, पीला, या सुनो, और एक होता है ग्रीन। दो फॉर्म होते हैं इसके, पीला और हरा, है ना। पीला जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल वाई, इसको हम कैपिटल वाई से लिखते हैं, इसको स्मॉल वाई से लिखते हैं। ये होता है प्रभावी, ये क्या होता है, डोमिनेंट, या सुनो, प्रभावी होता है, और ये क्या होता है, अप्रभावी, या सुनो, ये होता है रिसेसिव। ये होता है डोमिनेंट और ये होता है भाई रिसेसिव, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर हमने ले लिए, कौन कौन से, एक ले लिया हमने, तो आंसर है सीड वाला। तो भाई देखो, अब हमको कराना है क्रॉस। अब क्या करना है अपने को, क्रॉस। तो पेरेंट के बीच कराया जाएगा क्रॉस, यस और नो, पेरेंट के बीच होगा क्रॉस। कौन कौन से पेरेंट है, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई का क्रॉस, ठीक है। इसका क्रॉस होगा किससे, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसके साथ, है ना। इसका क्रॉस होगा इसके साथ, क्लियर है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इनका क्रॉस इसके साथ होगा। इधर देखें आप, ठीक है। तो F1 जनरेशन में ये वाई कैसे है, ये वाला जो पेरेंट है वो कैसा है, तो आप लिख सकते हैं कि ये राउंड है, कैसा है, राउंड येलो, यस और नो। ये कैसा है, तो राउंड येलो है। और ये वाला कैसा है, तो आंसर है रिंकल्ड और ग्रीन। ये वाला जो पेरेंट है वो रिंकल्ड और ग्रीन है ना, रिंकल्ड है और ग्रीन है, ठीक है ना। ये वाला जो पेरेंट है वो राउंड येलो है, और ये वाला कैसा है, रिंकल्ड और ग्रीन होता है, ठीक है। अब इनका कराया हमने क्रॉस, ठीक है, इनका क्रॉस। तो यहाँ पर आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्या आप सभी को समझ में आया। इधर से कैपिटल आर में से केवल एक आर आएगा, इधर स्मॉल आर दो हैं तो केवल एक स्मॉल आर आएगा, इस प्रकार आ गया। ये कैपिटल वाई दो हैं, उनमें से केवल एक कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल में से केवल एक आएगा। तो F1 जनरेशन आ गई। ये कौन सी जनरेशन आ गई भाई, F1 जनरेशन। आप मुझे बताओ F1 जनरेशन आपको कैसी नजर आ रही है। F1 जनरेशन आपको राउंड येलो नजर आ रही है या राउंड रिंकल्ड कैसी नजर आ रही है आपको। ये F1 जनरेशन आपको राउंड येलो है या रिंकल्ड ग्रीन है, बताएं। F1 जनरेशन आपको किस प्रकार की नजर आ रही है। F1 जनरेशन में जो सभी प्लांट है वो किस प्रकार के नजर आ रहे हैं। F1 जनरेशन में सभी प्लांट जो हैं किसमें, तो राउंड येलो। F1 जनरेशन में सभी होते हैं भाई राउंड येलो, यस और नो, राउंड येलो, ठीक है। सभी प्लांट जो हैं वो हमको कैसे नजर आएंगे, राउंड येलो, यस। कैसे हैं, राउंड है और येलो है, ओके। ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर अपीयर्ड येलो एंड राउंड, क्लियर है, ये हमको नजर आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब हमको निकालना है F2 जनरेशन। क्या निकालना है, F2 जनरेशन, ठीक है। क्या निकालना है हमको, F2 जनरेशन निकालना है। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेल्फिंग। क्या करेंगे हम, सेल्फिंग, ठीक है। क्या करेंगे अपन, सेल्फिंग। सेल्फिंग कैसे करते हैं, तो भाई F1 का क्रॉस F1 से ही कराएंगे, ठीक है। इसका क्रॉस इसी तो आप देखो नेक्स्ट पीडी है ना, इस पर तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, है ना। इधर देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। ये हो गया सेल्फिंग। इसका F1 का क्रॉस F1 से ही कराना है, ये हो गया भाई सेल्फिंग, इसको कहते हैं। मतलब ये F1 था, इस F1 का क्रॉस इसी F1 से कराना है, तो हो गया सेल्फिंग, स्वपरागण। अब निकालना है आपको F2 जनरेशन। तो पहले बनाना पड़ेगी गैमेट। पहले क्या बनाना पड़ेगी आपको, गैमेट। इसके गैमेट, तो कितने गैमेट बनेंगे, 4। इधर देखें, ठीक है। इधर से कौन कौन से गैमेट बनेंगे, एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक गैमेट बनेगा कैपिटल स्मॉल आर, ये, और एक बनेगा ये वाला, ये वाला। ये 4 गैमेट बनेंगे, है ना, या सुनो, ये कितने बनेंगे, 4 गैमेट। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये 4 गैमेट बनेंगे ना। ये कौन कौन सी, ये वाले, ये जो 4 गैमेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 गैमेट बनने वाले हैं ना। इधर भी सेम 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, है ना, ये वाले, ये 4 गैमेट इधर से बनेंगे, या सुन लो। ये 4 गैमेट, 4 इधर बनेंगे और 4 उस तरफ बनेंगे, या सुन लो। टोटल कितने बनेंगे, 4।
ठीक है, स्लाइड नहीं दिख रहा क्या? एप्लीकेशन से बाहर निकलो, दिख जाएगा, फिर वापस आना। ये 4 गैमेट बनेंगे, 4 इस प्रकार से, 4 इस पर। अब हमको कराना है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कराना है। इधर देखें आप, ठीक है, क्रॉस अपन करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बनेगा। इन दोनों के बीच कैपिटल आर, ये बनेगा। या सुनो, इन दोनों के बीच ये बनेगा, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच ये बनेगा, फिर ये बनेगा अपना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इसका पहले नंबर वाले का इन चारों से y1 y एक एक करके क्रॉस कराना है। इस पहले का इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका फिर इसके साथ, और इसका इसके साथ। बात समझ में आ गई? ये सुनो, बताओ। अरे बात समझ में आ गई? ये क्रॉस कराना समझ में आ गया तुमको कि ये 4 कैसे आए? बताएं। ये क्रॉस कराना समझ में आ गया ना कि कैसे कराना है? पहले नंबर वाले का इन चारों के साथ क्रॉस कराना है। भाई समझ में किसको नहीं आया? देखो इधर ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई लिखा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख रहा है, ये वाला है ना, ये वाला। इसका पहले इसके साथ कराना है। जब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो गया। जिसको समझ में नहीं आया वो जिस तरफ बोर्ड पर देखे, ठीक है। इसका इसके साथ कराए तो यहाँ पर कैपिटल आर है और यहाँ पर भी कैपिटल आर है, ये दोनों आ गए, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर ये आ गया कैपिटल वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराना है तो यहाँ पर कैपिटल आर, ये दोनों एक साथ लिख दिए। इसके बाद ये कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई, ये लिख दिया। क्या आप समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? ओम चौहान। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराए यहाँ पर, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराए, ठीक है ना। बस ये कराए चारों का क्रॉस भाई। अब इसके प्रकार सेकंड नंबर के तब भी ऐसा ही कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ। वो आप घर पे करते रहना, ठीक है। अपन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं कि अपन हर एक का क्रॉस पूरा डब्बा बनाए अभी, ठीक है। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 16। इसको बनाएंगे नहीं अभी क्योंकि इतना समय नहीं है, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे? तो आंसर है 16 बनेंगे। आप चाहो तो अपन लिख देते हैं, वैसे 1 मिनट लगेगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इधर देखें, मैं लिख देता हूँ ना, मैं बोलोगे हमको नहीं आता, आप लिखो। ये देखो, इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, ये हो गया दूसरा नंबर का। तीसरा कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई, ये हो गया ना, ये हो गया। लास्ट वाला इधर देखें, ठीक है। लास्ट वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये हो गया, ठीक है। हो गया टोटल 16, ये हो गया। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। इधर देखें ध्यान से, आप इस तरफ देखें ध्यान से कि इधर देखें, ये बन गया 16। टोटल कितने? 16 है ना। इसमें पहले नंबर का प्लांट आपको कैसा नजर आ रहा है? पहले नंबर का जो प्लांट है वो आपको कैसा नजर आ रहा है? ठीक है, पहले नंबर का जो प्लांट है वो कैसा है? तो ये राउंड येलो है ना, ये आपको नजर आएगा राउंड येलो। यस, ये भी आपको नजर आएगा राउंड येलो, है ना। ये भी आपको नजर आएगा राउंड येलो। ये भी कैसा है? राउंड येलो। ये भी कैसा है? राउंड येलो है। ये भी कैसा है? राउंड येलो है। ये चारों प्लांट राउंड येलो हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर भी और कैपिटल वाई है सबके बाद। ये कैसा है? तो ये भी राउंड येलो है। यस और नो भाई? ये भी कैसा है? तो गोल पीला। ये गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, ये भी गोल और पीला, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, ये कैसा है? राउंड और रिंकल। ये है गोल झुर्रीदार, है ना, ये है गोल झुर्रीदार। यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे पेन से, थोड़ा राउंड कर लेते हैं इसको, है ना, राउंड रिंकल्ड। इसके बाद अगला कौन सा है अपना? ये भी है राउंड येलो। यस, कैसा है? राउंड येलो, ठीक है। ये इसके बाद अगला कौन सा है? राउंड रिंकल। ये राउंड रिंकल, ये वाला, ठीक है कि नहीं? 2 हो गया। इसके बाद ये वाला कैसा है? देखो, ये वाला आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगा राउंड येलो, ठीक है, दिख रहा है आपको? राउंड येलो, ठीक है। इसके बाद ये कैसा है? राउंड येलो, ठीक है ना, राउंड येलो। ये कैसा है? तो ये आपको नजर आएगा रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, ठीक है ना। ये कैसा है? रिंकल्ड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो।
इसके बाद ये कैसा है, राउंड येलो। पहले नंबर वाला कौन सा है, राउंड येलो। पहले नंबर वाला है राउंड येलो, ठीक है। ये वाला कौन सा है, तो इसका आंसर है राउंड रिंकल्ड, ठीक है, यस और नो। इसके बाद ये कौन सा है, तो ये हमारे पास रिंकल्ड येलो। और लास्ट वाला सबसे अलग है, लास्ट वाला सबसे अलग है, ये है भाई रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है कि नहीं, ये सबसे अलग है। सही है, गलत तो नहीं किया कुछ। ये यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती लिख दिया है ना, क्या लिख दिया, एक मिनट, रिंकल्ड येलो सही लिखा है, रिंकल्ड येलो, ठीक है, एक मिनट है ना, स्मॉल वाई यहाँ पर है ना, तो ग्रीन लिखना था, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक मिनट, इसको करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाए, है ना, ये जो है इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये आपको नज़र आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या नज़र आएगा, ये आपको नज़र आएगा राउंड ग्रीन, है ना, ये आपको नज़र आएगा राउंड ग्रीन, ठीक है, ये हो गया राउंड और ग्रीन। इसके बाद ठीक है, ये वाला है ना, इसको भी करेक्ट कर देता हूँ, ये आएगा ग्रीन यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर स्मॉल वाई है ना, वो राउंड ग्रीन है ना, ये वाला, ठीक है, और कहीं गलती कर दी एक जगह और, एक है राउंड ग्रीन, एक हो गया राउंड ग्रीन, सही है, दो, और एक और कहाँ चला गया राउंड ग्रीन, ये रहा, लिखने में थोड़ी गलती कर दी, ये सही है, सही है। इधर देखो, है ना, राउंड ग्रीन आएगा, करेक्ट कर दिया मैंने, वो राउंड ग्रीन आएगा, है ना। इधर सुनो, अब आपको जो इस पूरी टेबल में देखोगे, इस टेबल में आपको 9 प्लांट जो हैं, 9 प्लांट जो हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, राउंड येलो। 3 प्लांट जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, 3 प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं राउंड ग्रीन, ठीक है, 3 प्लांट जो है वो नज़र आ रहे हैं राउंड ग्रीन, क्लियर है। इसके बाद 3 प्लांट आपको नजर आ रहे हैं, कौन से 3 प्लांट आपको नजर आ रहे हैं, रिंकल्ड येलो, और एक प्लांट आ रहा है आपको नजर ग्रीन रिंकल्ड। तो फिनोटाइप रेशो कितना होता है, F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशो जो है, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो जो है वो कितना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो कितना होता है भाई, 9331, यस और नो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो कितना होता है, 9331 होता है। क्या सबको समझ आ गया 9331 कैसे आया। यस और नो, ठीक है। ये गोल पीला 9 आपको देखेंगे गोल पीले, है ना, क्या नजर आएंगे 9 आपको नजर आएंगे राउंड येलो, है ना, ये आपको नजर आएंगे राउंड येलो, ठीक है, गोल पीले। 3 आपको नजर आएंगे राउंड ग्रीन, है ना, 3 आपको नजर आएंगे, ठीक है, कैसे नजर आएंगे, ठीक है, 3 कौन कौन से नजर है, रिंकल्ड येलो, है ना, रिंकल्ड येलो, ठीक है, और एक नजर आएगा आपको रिंकल्ड ग्रीन। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आपको टोटल 16 पौधों में से 9 पौधे जो दिखाई देंगे, है ना, 9 पौधे वो कैसे होंगे, तो आंसर है राउंड येलो। 3 पौधे होंगे राउंड ग्रीन, 3 होंगे रिंकल्ड येलो और एक होगा, ठीक है, गोल सबसे आखिरी वाला झुर्रीदार और हरा सबसे अकेला। क्या सभी को समझ आ गया, या सुनो बताओ, क्या सभी को समझ आ गया भाई, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो F2 जनरेशन के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस में, F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या नजर आएगा, 9331 आपको रेशो नजर आएगा, क्लियर है, 9331 रेशो आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो जीनोटाइप रेशो, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिनोटाइप रेशो तो हमको पता चल ही गया कि फिनोटाइप रेशो क्या होगा, ठीक है, फिनोटाइप रेशो जो होगा 9331, है ना। जीनोटाइप रेशो आप डायरेक्ट याद करना आपको, है ना, ठीक है, जीनोटाइप रेशो नहीं आपको निकालना पड़ेगी, बहुत समय लगेगा उसमें, है ना। जीनोटाइप रेशो जो होता है, ठीक है, आपको याद रख लेना 12, ठीक है, 24, ठीक है, 12, 1, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना भाई, है ना। ये जीनोटाइप रेशो होता है F2 जनरेशन का, है ना, 122, 412, 121, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। इसको निकाला कैसे जाता है, ये 16 में से आपको काउंट करना पड़ेगी, है ना। क्या करना पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला ऐसा कितनी बार आया है,
ये वाला कितनी बार है, ये वाला कितनी बार है, तो इसमें अपने को समय लगेगा। तो अपने को ये सब काउंट ही नहीं करना है ना, हमको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, हमको डायरेक्ट क्या याद करना है कि 122, 412, 121। क्लियर है? ठीक है, आपको ये डायरेक्ट सीधा याद कर लें, क्योंकि आपको थ्योरी एग्जाम नहीं लिखना, ये डब्बा नहीं बनाना कहीं भी, किसी भी एग्जाम में ना। आपको सीधा पूछेंगे F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो कितना होता है, आप सीधा बता देना 122, 412, 121। क्लियर है? अरे बात समझ में आ गई? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीनोटाइप रेशो होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीनोटाइप रेशो होता है कितना आता है, 122, 412, 121 आता है। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो बताओ। क्लियर है सभी को? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया उस सभी को, है ना? हाँ, जिन लोगों का डेमो चल रहा था ना, उनका डेमो हो गया पूरा, है ना? 3 दिन नहीं, 3 क्लास डेमो था भाई, है ना? 3 दिन मतलब होते 6 क्लास। जिनका डेमो चल रहा था वो, है ना, उनका डेमो हो गया पूरा आज। जो लोग डेमो ले रहे थे, है ना, इसके बाद फिर कोई डेमो नहीं है, क्योंकि डेमो देने पर जोड़ना हटाना, इसका फ़ोन आता है, इसमें डिस्टर्बेंस बहुत होता है। ठीक है ना, इसको हटाना, इसको जोड़ना, इसलिए अब जिसको डेमो चाहिए देखना है। ठीक है, 15 लेक्चर फ्री में अपलोड कर रखे। अगर कोई आपका दोस्त है जिसको डेमो लेना है, आपको और क्लास देखना है और अच्छे से परखना है मेरे को, तो मैंने क्या कर रखा है, स्टोर के अंदर 15 फ्री क्लासेस रख रही हैं, आप आराम से देखना। ठीक है, जब आपको संतुष्टि हो जाए, अगर किसी को और संतुष्टि लेना है, ठीक है, एडमिशन से पहले, तो आप उनको अच्छे से देख लेना और इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको तरीका पता ही है, स्टोर पर जाना है, 1500 रुपये का वहाँ पर आपको जो पेमेंट करना है, लिंक है वहाँ पर SCDO लिखा हुआ कोर्सेज का, उस पर जाके पेमेंट कर देना है, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। हेडिंग डालना आप कि भाई टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, है ना? हेडिंग डालना आप बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस रेशो क्या होता है ना, बैक क्रॉस क्या होता है, सॉरी रेशो नहीं, बैक क्रॉस अकेला। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है ना, बैक क्रॉस का मतलब ध्यान से सुनना क्या होता है। ठीक है, बैक क्रॉस का मतलब होता है कि F1 जो है, F1, ये F1 था, ये F1, ठीक है, F1 था। क्लियर है? इधर देखें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, बस। ठीक है, ये था, ये F1 था। ये कौन सी जनरेशन थी? F1। यस, इस F1 का, F1 पेरेंट का, उसके किसी भी पेरेंट से, ये कौन सा पेरेंट है आप मुझे ये बताएं। F1 वाला जो है, ये वाला कैसा पेरेंट है और ये वाला, तो ये आंसर है, ये है भाई होमोजाइगस। कैसा है? होमोजाइगस। ठीक है, तो आंसर है रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। यस और नो? क्या ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है? आप मुझे कमेंट बताएं, क्या ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है? बिल्कुल है। ये कैसा है? तो आंसर ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है। अरे है, ये कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? हिंदी में लिखते हैं भाई, ठीक है, तो आंसर है समयुग्मजी प्रभावी जनक, और वो है समयुग्मजी अप्रभावी जनक। ठीक है, ये कैसा जनक है? ये समयुग्मजी प्रभावी है और वो समयुग्मजी अप्रभावी जनक है ना, पेरेंट है ना। ये भाई पेरेंट है, वो भी पेरेंट है। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन कैसी है? तो हेट्रोजाइगस है। अरे ये तो हेट्रोजाइगस है। यस और नो? ये हेट्रोजाइगस है। अब इस F1 है ना जनरेशन का, या F1 प्लांट का, F1 जनरेशन, उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना। ठीक है, F1 का उसकी किसी भी पेरेंट से, पेरेंट का नाम नहीं बताया कि पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस रेसेसिव, ऐसा कुछ भी नहीं। F1 का उसके किसी भी जनक से क्रॉस कराना। ठीक है, चाहे इसके साथ क्रॉस कराओ, ठीक है, चाहे किसके साथ कराओ, इसके साथ कराओ, चाहे इसके साथ क्रॉस कराओ, चाहे इसके साथ क्रॉस कराओ, F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाता है भाई? बैक क्रॉस। F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, F1 का उसकी किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना क्या कहते हैं हम? तो बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर लेके आप F1 का उसके किसी भी पेरेंट से, है ना, किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना। ठीक है, क्रॉस कराना, ठीक है, क्या कहलाता है? क्रॉस कराना बैक क्रॉस कहलाता है। क्या सभी को समझ में आ गया? बैक क्रॉस कहलाता है। F1 जनरेशन का उसकी किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाता है? तो आंसर है बैक क्रॉस कहलाता है। F1 का उसकी किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर है? क्या होता है? हम इंग्लिश में लिखेंगे F1 इज क्रॉस्ड, ठीक है, इंग्लिश में F1 इज क्रॉस्ड, ठीक है, विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट,
एनी ऑफ देयर पेरेंट। बात समझ में आ गई भाई, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, एनी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स। F1 का उसकी किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाता है? तो आंसर है बैक क्रॉस कहलाता है। सभी को क्लियर है डेफिनेशन? यस और नो? डेफिनेशन क्लियर है सभी को भाई? F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना तो आंसर है बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़े। अब इधर देखें ध्यान से, है ना, इधर देखो बोर्ड पर। अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि हम इस F1 का क्रॉस, किसका? F1 का क्रॉस, इस F1 का क्रॉस इस पेरेंट से कराते हैं, किससे? रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से। इस F1 का क्रॉस अगर हम इसके साथ कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, F1 का क्रॉस इसके साथ कराते हैं ना, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं इसको हम? टेस्ट क्रॉस, है ना। क्या कहते हैं इसको हम? अगर इस आपको ऐसा बोल दिया गया कि F1 का क्रॉस उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करना है, बैक क्रॉस में किसी पेरेंट का नाम नहीं बताया कि रिसेसिव या डोमिनेंट है, ठीक है, इतना बोला किसी से भी कराओ। अगर ऐसा बोल दिया कि F1 का उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस कराना है, तो उसे क्या बोलोगे? टेस्ट क्रॉस। अगर ऐसा बोल दिया कि F1 का उसके है ना डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराना है, तो उसे कहते हैं भाई आउट क्रॉस। क्या कहते हैं इसे? आउट क्रॉस। क्या बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस किसके टाइप होते हैं? बैक क्रॉस के। अरे सुनो, ये किसके टाइप होंगे? तो आंसर ये टाइप होंगे बैक क्रॉस के। टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस किसके टाइप होंगे? बैक क्रॉस के। जब हम F1 का क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से कराते हैं इसके साथ, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जब इसका क्रॉस हम डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट से कराते हैं तो कहते हैं आउट क्रॉस। क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ आ रहा है। तो अब लिखना अपने को क्या? टाइप। ठीक है, किसके टाइप? तो आंसर है बैक क्रॉस के टाइप। ठीक है, बैक क्रॉस के टाइप्स। ठीक है, तो बैक क्रॉस के टाइप क्या होते हैं भाई? बैक क्रॉस का एक टाइप होता है अपना जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। या सुनो, तो टेस्ट क्रॉस अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? F1 जनरेशन का, F1 का उसके रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस कराना। ठीक है, F1 का उसके किसके साथ? उसके समयुग्मजी अप्रभावी जनक, है ना, समयुग्मजी अप्रभावी जनक, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ, है ना। F1 का उसके समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस करना, है ना, से क्रॉस करना क्या कहलाता है भाई? F1 का उसके समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराना क्या करता है? टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? F1 इज क्रॉस्ड विथ देयर रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, है ना। F1 का क्रॉस कराओ किसके साथ? ठीक है, F1 इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, है ना, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। जब F1 का क्रॉस हम रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है, F1 का क्रॉस हम रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से कराते हैं, तो इसे क्या कहते हैं भाई? तो इसे कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं उसको हम? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इधर देखो, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी आता सीधा, कैपिटल T स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, है ना, इस प्रकार आपको पहचानना है ये क्या है। तो आंसर है, इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। यस, ये F1 और ये रिसेसिव होमोजाइगस, तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये कभी कभी पहचानने को आता है पेपर में। महावीर की बुक में इस तरह क्वेश्चन दिए कि F1 का इसके साथ, है ना, इसके साथ क्रॉस कराना तो क्या कहलाएगा? तो आंसर है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब इधर देखें आप मेरे को, जब अपन इन दोनों का आगे चल के क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से तो दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल टी, यस और नो, और इधर से तो एक ही गैमेट बनेगा स्मॉल टी अकेला। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? इधर कैपिटल T स्मॉल टी है, जब दो अलग अलग होते हैं तो दो गैमेट, एक कैपिटल T वाला एक स्मॉल टी वाला। जब यहाँ पर स्मॉल टी है तो यहाँ तो एक स्मॉल टी अकेला आएगा। तब इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। यस और नो बताओ, ये बनेगा। जब हम F1 का उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो इस तरह बनेगा कि नहीं? बताओ, ये सबको समझ में आ गया? इस तरह से क्रॉस होगा, ये सबको समझ में आ गया भाई कि इस तरह से क्रॉस होगा। हाँ, अब एक बात बताएं कि पहले नंबर का जो प्लांट है वो कैसा नजर आएगा? पहले नंबर का जो प्लांट है ये आपको टोल नजर आएगा, लंबा, यस और नो,
और दूसरे नंबर का जो प्लांट है वो नज़र आएगा ड्वार्फ, ये आपको नज़र आएगा ड्वार्फ। या सुन लो, मतलब 50% पौधे जो हैं, 50% पौधे जो हैं वो लंबे नज़र आएंगे और 50% पौधे जो हैं वो क्या आएंगे, बौने नज़र आएंगे कि नहीं बताओ, लंबे और बौने। या सुन लो, अरे 50% मतलब अनुपात जो होगा 1:1 का रेशो होगा। अगर अनुपात पूछा जाए 1:1 में प्लांट बन रहे हैं कि नहीं बताओ, 50% लंबे और 50% बोने बन रहे हैं, तो अनुपात कितना हो गया, 50-50 का हो गया ना, मतलब 1:1 रेशो वाई 1:1 हो गया कि नहीं, रेशो कितना हो गया, तो आंसर है टेस्ट क्रॉस रेशो में 1:1। अगर कभी पूछा जाए कि टेस्ट क्रॉस रेशो क्या है, टेस्ट क्रॉस फिनोटाइप जीनोटाइप, तो आप बता सकते हैं। तो आपको अभी मैं आपको बताऊं कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो बताओ, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, तो इसका आंसर कितना होगा बताओ, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो का आंसर क्या है। अगर ये आपको सबको समझ में आ गया तो आप बता सकते हैं कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कितना होता है बताओ। तो ये मोनो हाइब्रिड ही है ना, एक कैरेक्टर लेके हम ये जो एक कैरेक्टर लेके स्टडी कर रहे हैं, ये एक प्रकार से मोनो हाइब्रिड ही है, ठीक है। जो हम ये कैरेक्टर की स्टडी जो कर रहे हैं हम, ठीक है, एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी, तो ये मोनो हाइब्रिड ही है। यस और नो, तो आपको कितना रेशो दिखाई दे रहा है, तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो आता है 1:1। क्या सबको समझ आ गया, ठीक है। 50% पौधे लंबे, 50% बोने, चाहे जीनोटाइप पूछे चाहे फिनोटाइप, है ना, 1:1 आ रहा है। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1, क्या सबको समझ में आ गया। ये वाला जो क्रॉस है वो मोनो हाइब्रिड का एग्जाम्पल है कि नहीं बताओ, ये वाला जो क्रॉस हमने कराया ये मोनो हाइब्रिड का एग्जाम्पल है, बोले है, बोले ठीक है ना। अगर मोनो हाइब्रिड का एग्जाम्पल है तो भाई 1:1 रेशो आएगा, क्लियर है। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कितना आता है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1 आता है, ठीक है ना। सभी को क्लियर है, यस और नो बताएं, क्या सभी को क्लियर है। क्लियर है सभी को, ठीक है ना, यहां तक बताओ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कितना होता है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, तो भाई कितना आएगा ये बताओ। चलो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, ठीक है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कितना आता है, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो भाई तो आता है, इधर देखें, डाई हाइब्रिड में हम टेस्ट क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड का F1 तो ये था, अरे ये सुनो, डाई हाइब्रिड का F1 यही था कि नहीं, अभी हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो उसका F1 यही था, अरे हाँ या ना, उसका F1 यही था ना, डाई हाइब्रिड का F1, अभी हमने थोड़ी देर पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, उसका F1 यही था, और उसका रेसेसिव पेरेंट ये था, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यस, इसका भाई रेसेसिव पेरेंट ये था, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इधर देखो आप, यहाँ भी क्रॉस करा देते, तो इस तरफ तो बनेंगे 4 गैमेट, इस तरफ कौन कौन से, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, सॉरी, एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल, ये बनेंगे 4 गैमेट, यस। इस तरफ बनेगा एक ही गैमेट, कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो, पहले नंबर का प्लांट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे नंबर का बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला, ठीक है। तीसरे नंबर का बनेगा ये, ठीक है, तीसरे नंबर का, चौथा नंबर का बनेगा ये। तो पहले नंबर का प्लांट देखने में कैसा है, तो बोले सर ये है राउंड येलो, क्या है, राउंड येलो, आपको नजर आ रहा होगा राउंड येलो, ये है राउंड, ठीक है, राउंड ग्रीन, ठीक है। ये कैसा है, तो ये है रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड येलो, ठीक है। और फोर्थ नंबर का रिंकल्ड ग्रीन। या सुनो भाई, चारों प्लांट अलग अलग हैं, देखो चारों पौधों अलग अलग हैं, पहला है गोल पीला, दूसरा है गोल हरा, तीसरा है झुर्रीदार पीला और चौथा है झुर्रीदार हरा, चारों पौधे बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल। तो भाई रेशो कितना है, 25-25%, 25% ये पौधे बनेंगे, 25% ये बनेंगे, 25% ये बनेंगे और 25%, अरे चारों अलग अलग है ना भाई। तो 100 में से 25-25%, तो यहाँ पर डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशो अनुपात कितना आया, 25-25-25, मतलब 1:1:1:1, अरे आया भाई 4 बार 1:1:1:1, क्या सबको समझ आ गया, 4 बार 1:1:1 आएगा डाई हाइब्रिड टेस्ट रेशो।
आपको देख रहा होगा राउंड येलो कितनी बार है, तो आंसर एक ही बार बना है, तो 25% 25, तो रेशो कितना आएगा 1:1:1 रहेगा, 25-25-25 अनुपात जब निकालेंगे तो 1:1:1:1। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो आता है 1:1:1 और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो आता है, तो आंसर है 1:1। क्या सभी को समझ में आ गया? आप जब एसआर का अंतवा सोल्व करोगे तो वहां पर पूछा जाएगा आपसे, है ना, डुप्लीकेट टेस्ट हाइब्रिड क्रॉस रेशो, तो उसको सीधा याद कर लेना, ठीक है, उसको सीधा याद करना तुमको, है ना। उसको समझाने के लिए 2 दिन चाहिए और उतना अपने पास समय है नहीं, है ना। आप जब एसआर का अंतवा सोल्व करोगे तो वहां पर एक आपको क्वेश्चन मिलेगा डाई हाइब्रिड, है ना, डुप्लीकेट जीन एक्शन में टेस्ट क्रॉस रेशो, तो उसका आंसर दिया होगा 3:1, उसको सीधा याद कर लेना, ठीक है। आप मेरे से फिर मैसेज करके पूछोगे, मैं आपको बता दिया पहले ही। उसको समझाने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए और इतना टाइम है नहीं अपने पास, ठीक है ना। तो इसलिए आप सीधा याद कर लेना, जो एसआर का अंतवा में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, डुप्लीकेट जीन एक्शन का टेस्ट क्रॉस रेशो, तो पहले आपको डुप्लीकेट जीन एक्शन समझाना पड़ेगी, फिर उसका टेस्ट क्रॉस करा के बताना पड़ेगी तब। तो इतना सीधा, इतना कुछ नहीं करना, सीधा आंसर याद कर लेना, ठीक है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? तो अपने, है ना, डाई हाइब्रिड तक, कल आगे की ट्राई हाइब्रिड है और दूसरी चीज़ है वो अपनी कंप्लीट हो जाएंगे ना। जो स्टूडेंट भाई डेमो ले रहे थे वो एडमिशन ले लें, ठीक है। एडमिशन लेने की प्रोसेस एक बार और देख लें, इधर देखो, भागो मत, है ना। जिनको एडमिशन लेना है इस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। इधर देखें आप, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर क्या होती है, 1 मिनट, है ना। इधर देखें आप क्या करें कि आप यहाँ पर जिसको लैपटॉप में अगर क्या चलाना है एप्लीकेशन को, लाइव क्लासेस लैपटॉप में देखना है, वो भी ये देखें ना, लाइव क्लासेस में है ना। तो आप यहाँ पर लिखें, ठीक है, गूगल पर जाकर www.webclassplasapp.com आप नोट कर लें कि लैपटॉप के अंदर भी हम लाइव क्लास देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, लैपटॉप में आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, और लैपटॉप में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, www.webclassplusapp.com क्या करना पड़ेगी, www. है ना, web.classplasapp.com डालना है। इसका जब डालोगे आप तो आएगा इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर दिखेगा क्लास प्लस कॉन्टैक्ट ऐप, आपको करना है लॉगिन। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें खुलेंगी, है ना। आपके सामने आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो आप डालोगे ऑर्गेनाइजेशन कोड। क्या डालोगे, ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन कोड डालोगे ना, ऑर्गेनाइजेशन तो AAAC, ठीक है। जब आपसे ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोड पूछे तो आप डाल देना है AAAC, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा वो, और इसके बाद आपका ईमेल आईडी पूछेगा या मोबाइल नंबर। तो ऑर्गेनाइजेशन कोड में आप डाल देना ORG कोड, है ना। क्या वो है ORG कोड, तो AAAC, ठीक है। और आगे बढ़ जाना। सब आगे बढ़ने के बाद इधर देखें, जिनको खरीदना है ना, वैसे ये बैच है, ठीक है, जिनको खरीदना है इधर देखो, ये बहुत सारे कोर्सेस है ना। इधर देखें, ये है ना। जब आप इस पर जाओगे क्लिक करोगे, ठीक है, इधर देखो जो क्लिक करना है, ठीक है, नीचे पेमेंट का ऑप्शन है ना। अगर जिसको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए कि सर मैंने फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया, है ना, मैंने फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया, फिर भी मेरे को एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए रिकॉर्डेड 300, देखो इसके अंदर 300 वीडियो है, इसके अंदर, है ना, इस लेक्चर के अंदर लगभग 300 वीडियो है ना, सिक्वेंस वाइज है, फोल्डर वाइज। ये बेसिक एग्रीकल्चर के 7 वीडियो, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये 7 वीडियो है बेसिक एग्रीकल्चर के। इसके बाद एग्रोनॉमी के 63 वीडियो हैं, यहाँ पर ये 63 वीडियो है, ठीक है। इसके बाद आपको सॉइल साइंस की वीडियो है 32, ये सॉइल साइंस की वीडियो है ना। अगर इसको पहले किसी को पढ़ने बोले सर हमारे पास टाइम, हम पहले पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से अब जिसने फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया है और उसको कैसे मिलेगा, तो उसको सिर्फ टैक्स अकेला देना पड़ेगी। उसके लिए, है ना, मेरे को एक मैसेज कर दे, वो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, तो मैं उसको कूपन कोड दे दूंगा ना। तो उसको सिर्फ ओनली 44 रुपये पे करना पड़ेगी। ये जो 44 रुपये लेके है ना, सिर्फ टैक्स वो पे करना पड़ेगी। उसको इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी, इसके अंदर आपको 1 साल तक ये सारी चीज़ें। और जिसको एडमिशन लेना है तो यहाँ से डायरेक्ट फीस पे कर दे, उसको बैच के अंदर मैं इधर अंदर भी ऐड कर दूंगा और इधर बाहर उसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। जो यहाँ से पेमेंट करेगा तो उसको सुबह शाम दोनों क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल उसको सुबह शाम दोनों क्लासेस मिलेंगी। अब इधर ध्यान से सुना है कि भाई क्लासेस कहाँ दिखती है, टेस्ट कहाँ दिखता है, स्टडी मटेरियल कहाँ दिखता है। इधर देखो
नहीं बार बार मैसेज करके पूछते हो। ये जब आप होम के पास बैचेस पर जाओगे, आपकी एप्लीकेशन में जब होम खुलेगा, होम के पास बैचेस आएगा, जब आप बैच पर क्लिक करोगे तो आपको ये 2 बैच नज़र आ रहे होंगे ना, एक मॉर्निंग बैच, एक RSU क्वालिटी कंट्रोल। तो ऐसे ये वाला बैच है, इस पर क्लिक किया तो आपको इस तरह से ऑप्शन नज़र आएंगे, है ना। ओवरव्यू, स्टूडेंट नज़र नहीं आएगा आपको, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, इस तरह के आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। तो एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अभी तक यहाँ पर जितनी क्लासेस कंडक्ट हो गई हैं वो सारी लाइन से मिलेंगी ये। तो आप इनको बाई वन करके एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे कल रात में जो प्लांट ब्रीडिंग की क्लास हुई थी यहाँ पर है 1 घंटे 46 मिनट की। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेस्ट, तो यहाँ पर जितने टेस्ट अपलोड कर दिए गए ये टेस्ट अपलोड है, आप इनको टेस्ट को दें। ये स्टडी मटेरियल का फोल्डर, तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल अपलोड है, जैसे पढ़ा दिया। ये प्लांट ब्रीडिंग कल पढ़ाया था आपको मैंने, तो ये क्लास नोट्स यहाँ पर अपलोड है ना ये। लेकिन ये आपकी PC में नहीं खुलेंगे, सिर्फ मेरे इधर खुलते हैं, आपके इधर नहीं खुलेंगे ना। ये आपके मोबाइल में खुलेंगे, लैपटॉप में ओपन नहीं होते हैं, बस इस तरफ मेरे तरफ ओपन होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट है भाई अब कि भाई लेक्चर कहाँ देखेगा, है ना। ऐसे जेनेटिक्स है तो जेनेटिक्स का लेक्चर यहाँ देखेगा, जब सुबह की क्लास के अंदर जहाँ ये कल का लेक्चर अपलोड है जेनेटिक्स 1, आज दूसरा अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको टेस्ट देना है, लाइव क्लास और स्टडी मटेरियल से मतलब है। क्लियर हो गया सभी को? जिसको इस बैच में एंट्री चाहिए कि सर मेरे को पहले से सारे रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, ठीक है, इधर नहीं चाहिए तो उसको अगर 44 रुपये भी नहीं देना कि मेरे को 44 रुपये नहीं देना, तो उसको हम ये दूसरी जो बैच है ना, ये जो दूसरे बैच है जैसे बैच D है, इसके अंदर आप देखोगे पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है, कितने हैं 170 है ना, 169 वीडियो हैं। इसके अंदर आप उसको डाल देंगे, यहाँ से देखते रहना वो, है ना। उसको जिसको 44 रुपये भी नहीं देना कि मेरे को 44 रुपये भी नहीं देना, आप तो 1500 रुपये ले लिए, ठीक है। तो भाई इस बैच के अंदर उसको डाल दिया जाएगा, यहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहना। क्या किसी को कोई डाउट है भाई अभी भी कि हमको 44 रुपये भी नहीं देना, हमको तो सारे रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, तो अपन उसको इस बैच में डाल देंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये सारी क्लासेस अपलोड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है?